गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बोर्स मॉडल को ना। तो ये नील्स बोर ने दिया था ये, और सन वगैरह अपने किसी काम के नहीं होते हैं। अब बच्चों ने इसके हम लोग ना पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट उसने क्या बोला था, एटम इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है, तो एटम क्या होता है भाई, वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूमते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा उसका पोस्टुलेट्स था। वैसे तो इन्होंने जो मैं दूसरा लिखवाता हूँ वो पहला लिख रखा है। और दूसरा पोस्टुलेट क्या होता था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेशनरी स्टेट्स। जैसे इसने लिखा ना स्टेशनरी स्टेट, कुछ ने डेफिनेट वेलोसिटी लिख दिया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेशनरी स्टेट्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और ये ऑर्बिट 2D में होते हैं। किसमें होते हैं, 2D में। और इन ऑर्बिट को उन्होंने नंबर क्या किया था, क्या क्या नंबर किया था, 1 2 3 4। मतलब n इजकल टू बच्चों 1 को k बोलते हैं और n इजकल टू 2 को l, पता ना सबको, n इजकल टू 3 को k l m। ठीक है, n इजकल टू 4 को k l m n o। क्लियर। अच्छा, फिर बच्चों ना जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी उसकी ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एंड देयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, देयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होती है जवानों, एंगुलर मोमेंटम वाला पॉइंट है, इन्होंने कहाँ पे लिखा है देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, mvr इजकल टू nh बाय 2 पाई। m होता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस होगी n, ऑर्बिट नंबर, और h प्लैंक्स कांस्टेंट। पता लग रहा है सबको। तो mvr इजकल टू nh बाय 2 पाई। फिर बच्चों उसका जो एक पॉइंट था वो ये था कि जो एटम है तो उसमें एनर्जी लेवल है या ऑर्बिट है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से किसी दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है, एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, या तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा या रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अगर वो नीचे से ऊपर जाता तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ऊपर से नीचे आता तो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सबको। ये सारे पॉइंट थे ना, और जो इन्होंने लिखे हैं वो मैं जल्दी जल्दी पढ़ भी देता हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसने लिखा भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस विद डेफिनेट वेलोसिटी ना, मतलब ये वाला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन ना इसके आसपास जो घूम रहे हैं उनकी एनर्जी फिक्स है। ठीक है, और इसने बोला कि यहाँ पे वेलोसिटी एक ऑर्बिट में, पूरे ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। ये इसने बोला है। हाँ, और एक ये वाला पॉइंट जो मैं लास्ट में बता रहा था कि अगर ये नीचे से ऊपर जाता तो एब्जॉर्ब करता एनर्जी को, और ऊपर से नीचे जाता तो एमिट करता इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और इसने ये बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में और जो पॉजिटिव चार्ज है इनमें तो क्या लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को अपनी साइड खींच रहे हैं। बट ये इसमें तो नहीं गिरता है, नहीं गिरता ना। क्यों, क्योंकि बच्चों ये किसी स्पीड से घूम रहा है, किसी स्पीड से घूम रहा है। तो जो स्पीड से घूमने का जो फोर्स होगा वो ऊपर की साइड लगेगा और ये अंदर की साइड ना, तो उसको बैलेंस कर देता है, वो उसको क्या कर देता है, बैलेंस। इसी फोर्स में क्या होता है, इसको बोलते हैं एफ कूलम्बिक। एफ कूलम्बिक कितना होता है इसमें, के जेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। मान लेते हैं ये जेड चार्ज इस पे। ठीक है, ये वाली रेडियस आर है। और बच्चों ना एफ सेंट्रीपिटल क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं यहाँ पे, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर।
हाँ, और बच्चों ना ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, इट इज ओनली वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके लिए वैलिड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओनली वैलिड फॉर, ओनली ये वाला मॉडल ओनली वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, जैसे H हो गया, हीलियम 1 पॉजिटिव हो गया, लिथियम कितने पॉजिटिव होना चाहिए? 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। अब बच्चों इनके बेसिस पे इन्होंने रेडियस निकाली हुई। कौन कौन से बेसिस पे? एक तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज करता है ये सारे डेरिवेशन में, mvr इक्वल टू NH/2π। एक वो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक फोर्स क्या होता था? K Z² इक्वल टू mv²/r। इन बच्चों दो की हेल्प से ये सारी डेरिवेशन करेगा, इन दो की हेल्प से सारी डेरिवेशन करेगा। तो यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस में तो कोई क्या आ रहा है? n² h² डिवाइड बाई 4π² mze²। चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं ना, r इक्वल टू a0 इंटू n²/z। इतना तो याद रखना ही जरूरी है। a0 कितना होता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखना जरूरी है बस, ठीक है। और ये इन्होंने ज्यादा डिटेल में भी लिखा हुआ है, ये भी चाहे तो याद कर सकते हैं, याद करोगे तो ज्यादा बेटर है। फिर बच्चों ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? यहां से वेलोसिटी निकल के आती है v0 इंटू z/n। z क्या है? एटॉमिक नंबर, और n क्या है? ऑर्बिट नंबर। और v0 की क्या होती है? याद होनी चाहिए आप लोगों के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब सारे आते हैं। तो v0 इक्वल टू क्या होता था? 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वो कई बार हम लोग 10⁸ लिखते हैं, वो सेंटीमीटर में होती है। फिर बच्चों एनर्जी ना, अच्छा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैं वैसे फॉर्मूला लिख रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों K ZE²/r। क्या होती है? K ZE², माइनस में होती है, माइनस। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², और ये इसमें भी लिख सकते हैं ना, हाफ K ZE²/r, ये भी लिख सकते हैं। और टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होती है, और टोटल एनर्जी आती है इसमें -12 K ZE²/r। अगर इसको ड्राइव करेंगे तो ये आएगी, ठीक है। अभी तो हम लोग ना जल्दी जल्दी कर लें तो ड्राइव तो कर नहीं सकते, तो इनका रिलेशन ऐसे होता है बच्चों। अगर टोटल एनर्जी से सारे निकालने, टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 और माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अपने को टोटल एनर्जी बस ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या अपने लिए? टोटल एनर्जी। ये तो अपन ध्यान रखेंगे और ये रिलेशन याद रखेंगे, बस इतना इनफ है, अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल एनर्जी तो अपन ध्यान रखेंगे, ये है, और ये वाला रिलेशन याद रखेंगे, ठीक है। इसकी यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह भी लिखी हुई है, जो कि ज्यादा अपने काम के नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं और बच्चों से, अपने को ना एनर्जी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं एक बार एनर्जी के फॉर्मूले लिखवाता हूँ। तो बच्चों टोटल एनर्जी लिखें हम लोग या एनर्जी लिखें? टोटल एनर्जी लिखें या एनर्जी लिखें? तो इसके फॉर्मूले क्या क्या बनते हैं? ये एक तो बनता -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/n²। इसकी यूनिट होती है जूल पर एटम, जूल पर एटम। एक बच्चों ना एक होता -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब बाद में लिख देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ -13.6 इंटू Z²/n², ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो पहले दो सबसे ज्यादा यूज करने वाले हम लोग। और बच्चों ना अगर हम लोग लिखना चाहें इसको ना किलो जूल में पर मोल, तो क्या आ जाती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आती है -1312 इंटू Z²/n²।
ये है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। और किलो जूल पर मोल में, और जवानों, किलो जूल पर मोल में और पर एटम में काफी ज्यादा डिफरेंस है। वो Na से मल्टीप्लाई किया हुआ ना, इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और किलो कैलोरी में लिखना हो तो कितना होता है, लगभग -324 इंटू जो होता है किलो कैलोरी पर मोल। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने ना। कोई भी क्वेश्चन आता है इवन जेई मेंस में भी, तो सिर्फ फॉर्मूले से हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो रहा ना? वैसे हम लोग डेरिवेशन करवाते होते हैं हमेशा ही। क्लियर? अच्छा, एक बच्चों अभी ये वाला ये नहीं बताया था हम लोगों ने, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ये है जवानों, थोड़ा सा और एनर्जी वाला ही पढ़ते हैं एक बार ना। अब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखते हैं हम लोग एनर्जी ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, -13.6 हाइड्रोजन के लिए ना, 4H, 4 हाइड्रोजन, -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। समझ आ रहे? n इजकल टू 2 पुट करें तो -13.6 बाय 2 का स्क्वायर क्या हो गया, -3.4। अगर हम लोग 3 यूज करें तो मतलब कम हो रही ना, नहीं मोड वैल्यू -1 ठीक है। अब बच्चों ना, वैसे तो एनर्जी कम हो रही, बट मोड वैल्यू क्या हो रही है, वैसे तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर एनर्जी देखें ना हम लोग, तो एनर्जी क्या हो रही है, और इन्फिनिटी वाले की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। अगर इसमें एनर्जी का ये देखें हम लोग, तो E1 इज लेस देन E2, साइन के साथ चेक कर रहे हैं, E3 अप टू इन। क्लियर? पता लग रहा ना? अगर बच्चों वैसे गैप देखते होते हैं ना हम लोग, तो गैप, इन दोनों का गैप देखो, वैसे ज्यादा वो नहीं कर सकते हम लोग, इन दोनों का गैप देखो, इन दोनों का गैप आ रहा है 10.2, इन दोनों का गैप देखो, तो गैप कम होते जा रहा है सक्सेसिव, इंक्रीज होते जा रहा है। ये कितना आ रहा है, 1 पॉइंट कितना आ रहा जवान है, 1.89। तो गैप तो कम हो रहा ना, तो सक्सेसिव एनर्जी का गैप क्या हो रहा है, डेल्टा ई। डेल्टा ई तो बच्चों क्या हो रहा है, अगर डेल्टा ई वाला ऑर्डर लिखना चाहें तो हम लोग E12 इज ग्रेटर देन E23 इज ग्रेटर देन E34। ये कम कम हो रहा ना, क्लियर हो रहा है? फिर और देखते हैं। फिर जवानों, हम लोग इस मॉडल की बात कर रहे थे ना, किस मॉडल की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे अब हम लोग ना। अब बच्चों ना, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए तो ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब। और ये बच्चों ऐसा तो नहीं हम लोग ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इसको रोटी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो हम लोग इसको एनर्जी किसकी फॉर्म में दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन से ये एनर्जी आ रही है, रेडिएशन वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद ये एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ऊपर जा सकता है। ठीक है। अब बच्चों उल्टा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, नीचे आ जाए, मतलब उसकी एनर्जी पहले क्या थी, ज्यादा थी, अब कम हो रही है, तो ये क्या करेगा, फिर एनर्जी कम होगी तो रेडिएशन को ये एमिट करेगा ना, तो ये एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट। इसकी एनर्जी बच्चों E2 मान लेते हैं, इसकी एनर्जी E1 मान लेते हैं, तो जो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, हमेशा बच्चों ऐसे लिखते होते हैं E2 माइनस E1, क्योंकि एनर्जी तो किसकी ज्यादा थी, E2 की ज्यादा थी ना। और ये डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, अगर अपन जनरल डेल्टा ई का फॉर्मूला लिखें तो ये आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जैसे लिखना चाहिए, इसमें लिखना चाहिए 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन n2 स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो ये 13.6 इंटू क्या हो जाता है बच्चों, जेड स्क्वेयर अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन
N2 स्क्वायर। अब बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी कब कहते हैं? जब N2 की वैल्यू क्या हो जाए, डेल्टा E बिकम्स आयोनाइजेशन एनर्जी व्हेन N1 तो 1 होगा और N2 इन्फिनिटी होगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर। समझ में आ रही? 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर। तो क्लियर? फिर जवानों ये हम लोगों ने देखा ना। अच्छा, अब इन्होंने एक सीरीज बना रखे हैं ऐसे, एक ये बच्चों फॉर्मूला। तो अपने को ना जो ये है इससे फॉर्मूला बन गया ना। अब बच्चों ना अगर हम लोग ना ये जो डेल्टा ई है, जो ये डेल्टा ई है, इसको अगर एच सी बाई लैम्डा लिख दें तो एक फॉर्मूला बन जाएगा अपना। डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लैम्डा। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा इसको पूरा सोल्व करने पे ये ऐसे था ना, 10⁻18 जेड स्क्वेयर अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन N2 स्क्वेयर। तो इससे बच्चों एक फॉर्मूला बन गया। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू ये रीडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वेयर अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन N2 स्क्वेयर। एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से, ठीक है। इसको बच्चों 1 बाय लैम्डा को वेव नंबर भी बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला बन गया, ठीक। और रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, मीटर इनवर्स। और क्या होती है जवानों? 10967700 मीटर इनवर्स, ठीक। ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, और जवानों अपने को लेमडा निकालना आता है, तो मैं आप लोगों को सीधा ही फॉर्मूला बता रहा हूं। तो लेमडा क्या हो जाएगा इसमें? अगर सिर्फ लेमडा निकालना होता तो लेमडा क्या हो जाता? 1/RH इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन N2 स्क्वेयर। तो सीधा फॉर्मूला हो जाता है। ये ऐसे याद रख सकते हो, 91.2 डिवाइड बाय जेड स्क्वेयर अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन N2। ये है नैनोमीटर में। किसमें है? नैनोमीटर में। इस सीधा सीधा याद रखोगे तो क्वेश्चन इससे हो जाएंगे सारे, ठीक है। सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे ना, क्लियर। और एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाता है भैया? एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाता है? ये हो जाता है 912 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। डिवाइड बाय क्या था ये? जेड स्क्वेयर अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन N2, ठीक है। ये याद रखना अपने को बस। अब बच्चों जो ये सीरीज है जैसे जंप करने की, ये अगर सारे जंप ना कहीं से भी हो, फर्स्ट पे आए ना, मान लेते तभी यहां से यहां पे आ गया, ठीक है, यहां से यहां पे आ गया तो लाइमन। फर्स्ट जंप पे कहीं से भी आ जाए ना, मतलब यहाँ पे N1 फिक्स है 1, तो 1 से कहीं से भी आ जाए तो उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। 2 पे कहीं से भी आ जाए ना, कौन सी सीरीज बोलते हैं उसको? बाल्मर बोलते हैं। तो N1 इक्वल टू 2 ये बाल्मर है। और ये N1 इक्वल टू 3 हो तो इसको क्या बोलते हैं? पास्सन। पता लग रहा ना? अच्छा, ये वाली होती है यूवी, ये वाली, इसकी एनर्जी ज्यादा है ना, इसकी एनर्जी यूवी रीजन में आती है, अल्ट्रावायलेट। ये विजिबल, ये किसमें? विजिबल। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये बाकी सारी इंफ्रारेड, क्लियर है? इंफ्रारेड रीजन में आती है बाकी सारी की सारी, ठीक है। हाँ, अब बच्चों इन्होंने ऐसे लिख भी दिया, लाइमन क्या किसको कहते हैं? N1 1 और N2 2 भी हो सकता है, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, सब में अप टू इन्फिनिटी। और ये कौन से रीजन में आती है? यूवी। क्लियर हो रहा ना? ये याद रखना है, ये तीनों सीरीज। बाल्मर में क्या होता है? N1 कितना होता है? 2 होता है, और N2 क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 अप टू। ये सब में सेम ही है ना। ये किससे स्टार्ट होता है? थोड़ा ठीक से नहीं लिखा है, 3 से 3 4 ऐसे, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। ऐसे पासन है, ब्रैकेट, फंड। एक अम्फ्री भी होती है जो कि इन्होंने नहीं लिखी। वैसे नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं, उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्लियर है। एक बच्चों ने ये एक साइंटिस्ट है सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं आते, बस इसमें ध्यान रखना है। इसने ना भाई इलिप्टिकल्स बताया था ना, इसने ऐसा बोला था कि जैसे सोलर सिस्टम है ना,
सोलर सिस्टम तो इलिप्टिकल लगते हैं ना राउंड, या स्फेरिकल लगते हैं, इलिप्टिकल। तो उसने ऐसे है ना, और ये इलिप्टिकल कैसा होता है, इलिप्स टाइप। तो उसने बस थोड़ा सा आइडिया दिया था वे n/k ना। तो ये n/k होता है मेजर लेंथ की एक्सिस और ये माइनर लेंथ की एक्सिस ना, ठीक है। तो n और k की वैल्यू पे इस पे डिपेंड करता है। वैसे ही हमेशा क्या आएगी, मेजर तो बड़ा होता है और माइनर छोटा, तो ग्रेटर देन 1 आएगी ऐसे, ठीक है। क्लियर हो रहा ना। इलिप्स के बारे में सोचोगे तो इतने में हो जाएगा ना। और ये और आता नहीं है जनरली इस पे कोई भी क्वेश्चन। अब ये देखते हैं ये। अच्छा जवानों ना, एक और छोटी छोटी चीजें इसमें, जैसे यहाँ पे कोई एटम है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर ये ऐसे ना। तो बच्चों इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पता ना आप लोगों को, ये होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n1 क्या हो जाएगा, या n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये क्या है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हो रहा है ना सबको? यहां पे हम लोग एनर्जी भी निकाल सकते हैं ना। हाँ, तो इसने बोला कि भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन ये है, तो इसने काइनेटिक एनर्जी पूछी है। क्या पूछी है? काइनेटिक। मैंने बताया नहीं था रिलेशन, क्या बताया था? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हो, और वैसे क्या होता था बच्चों, क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया इसने? बोला कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज। रिलेशन बताया था ना अभी, क्या रिलेशन था? और ये बच्चों किस में आया हुआ है? ये AIPMT में या नीट में आया हुआ है, ठीक है। तो ये पता लग रहा ना आप लोगों को, क्या होगा? फर्स्ट होगा, शाबाश। क्यों? क्योंकि इसका माइनस ही तो लगाना इसके आगे, तो ये होगा। फिर जमानों इन्होंने एक छोटा सा दिया हुआ कि भाई वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। आगे इसने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ये दिस ना। तो इसने बोला कि द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द क्वांटम लाइट विद फ्रीक्वेंसी दिस। बच्चों इसमें सीधा फॉर्मूला लगाना ना, एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो वैसे एनर्जी के फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं है, इसने क्या दे रखा? फ्रीक्वेंसी दे रखी, वेवलेंथ पूछ रहा है, तो ये इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या पड़ेगी? तो क्या हो जाएगा? क्या पूछा इसने? विच क्लोजेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? c/ν। कर लोगे ना सोल्व, तो आ जाएगा बहुत आसानी से। तो आई क्या ना, मतलब मुझे लग रहा बच्चों ने निकाल दिया। पावर देखो कितनी होगी ना, -8। ये इसके डिवाइड में होगा c/, माइनस में आएगी जमाना ने। इसमें पावर थोड़ी गलत लिखी, मुझे लग रहा है पावर थोड़ी सी गलत लिखी। क्या पूछा इसने? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज दिस। अच्छा नैनोमीटर में पूछा एक, तो इसने किसमें पूछा है? इस बात का ध्यान रखना है, किसमें पूछा है। यहाँ पे कंफ्यूज होंगे हम लोग, किसमें पूछा? नैनोमीटर में। सोल्व कर लोगे ना इसको। फिर देखो इसने नेक्स्ट पूछा है एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, हेंस द एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट वुड बी। तो बच्चों ना इसने क्या पूछा? सेकेंड बोर ऑर्बिट, मतलब n इक्वल टू 2 पे कितनी एनर्जी दी हुई है? इतनी। तो ग्राउंड स्टेट पे क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी ना, 10²। क्यों? क्योंकि इसने क्या दे रखा है? अगर हम लोग एनर्जी 2 पे क्या होगा, जो भी एनर्जी का कांस्टेंट की बात पूछ रहा है, इनटू क्या होता है? n का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी इसने? -3 to 8। तो E0 निकाल लेंगे ना। E0 कितना आ जाएगा? इंटू 4। तो कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कौन सा आ रहा है? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि E0 निकालना अपने को। E0 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। कौन सा आंसर आ गया? क्या? शाबाश, आ रहा सबको समझ में। फिर नेक्स्ट देखो भाई इसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। तो मैंने क्या बोला था?
कि n जितना छोटा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इतना लॉजिक लगाऊंगा ना, जिसमें छोटा n आ गया ना, सबसे छोटा n, तो वो उसकी एनर्जी मैक्स है। सबसे छोटा n किसमें आ रहा है? 1 में। बस समझ आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि बच्चों ना वो गैप काफी कम हो रहा था ना, फर्स्ट और 2 में तो 10.2 था, बाकी तो 1 पॉइंट कितना आ रहा था, 1.89, काफी ज्यादा कम नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों ना n जिसमें छोटा होगा वो वाला एनर्जी गैप सबसे ज्यादा आएगा। बस इतने लॉजिक से हो जाएगा। अगर सेम होते ना, अगर मान लेते भाई 2 में 1 होता है, 1 में 6 होता है, 1 में 5, फिर 6 वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा गैप हो गया ना। क्लियर? नेक्स्ट, इसने बोला कि बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो किसके आइसो इलेक्ट्रॉन की? तो काफी आसान क्वेश्चन है। किसके? लिथियम पॉजिटिव। तो बच्चों ने बहुत जल्दी बता दिया भाई। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन? विजिबल रीजन में कौन सा आता है? कौन सा? बाल्मर। देखो बच्चों, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है ना, कर सकते हो ना आप लोग। फिर आगे देखते हैं। हाइड्रोजन एटम डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट। ये बच्चों आगे से होगा, 16 भी रहने दो। फिर क्या? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6, हेंस एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू ध्यान रखनी है, एन इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगी? 3 के स्क्वायर से डिवाइड करो, हो गया ना? देखो बच्चों, कितने आसान क्वेश्चन थे, आप लोगों ने लगभग सारे कर दिया ना। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए थे ये भी पढ़ते हैं। देखो, इन बोर सीरीज लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड कोरस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनर जम्प्स ऑफ द। तो थर्ड बोला ना, थर्ड रेड एंड। रेड एंड का मतलब क्या है? इसी में मीनिंग छिपा हुआ है। थर्ड रेड एंड कोरस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिट जम्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर ऑर्बिट इन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो रेड कलर किस में आता है? बाल्मर में। तो इसका मतलब थर्ड कौन सा हो जाएगा? N1 तो बच्चों 2 होता है, थर्ड कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा 3 से 2, सेकंड क्या हो जाएगा? 4 से 2, थर्ड क्या हो जाएगा? 5 से 2। तो कौन सा आंसर आ गया? क्या? नहीं, इसने देखना है। देखो, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब वापिस पढ़ो। क्यों? इसने बोला कि थर्ड लाइन ऑफ रेड एट कॉरस्पॉन्ड टू विच द फॉलोइंग line of spectrum, third line from the red and correspond which one of the following inner orbit jumps of the electron for the Bohr orbit and hydrogen। हाइड्रोजन के लिए। अब बच्चों ना भी थर्ड लाइन तो कब निकलेगी? जब ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि रेडिएशन तो निकलेगी कब? जब ऊपर से ये तो ठीक है। नेक्स्ट देखो, the wavelength of radiation emitted when hydrogen atom electron falls from infinity to stationary level। तो बच्चे तो सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा ना, मैंने भी बताया ना, नैनोमीटर में दे रखा 91.2। इसने क्या बोला? इन्फिनिटी से n1 कितना लेना है? 1 माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया। तो कितना आ गया? आंसर ही आ गया ना सीधा ही। कौन सा आंसर आ गया? ए ऑप्शन आ गया। शाबाश। नेक्स्ट देखो, देखो कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था जवानों? एंगुलर मोमेंटम पूछी इसने, nh/2π। तो n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे यहाँ पे? 5। तो कौन सा आंसर आ गया? कौन सा ही नहीं आया? ये कौन बोल रहा था कोई आंसर नहीं आएगा? जवान आंखों को पैनी करो। अब आगे देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इज 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम। तो लिथियम की कितनी होगी जवानों? एनर्जी का अपना ऐसे नहीं फॉर्मूला होता था, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? याद है ना आप लोगों को? 13.6 इंटू Z स्क्वायर।
तो ये इसने किसका दे रखा है, हीलियम का। किसका दे रखा है इसने, हीलियम का ना। तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा 13.6, या इसमें इसी वाले में रख लेते ना हम लोग, ये इसने दे रखा। वैसे होता क्या, कुछ कांस्टेंट मान लो ना, ऐसे सीधा लिख लो जेड स्क्वेयर, तो जेड स्क्वेयर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा आयन कौन सा था, दूसरा आयन कौन सा था, दूसरा आयन है लिथियम 2 पॉजिटिव। तो लिथियम 2 पॉजिटिव में क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, देखा था 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये दे रखा ना, ये तो दे रखा है, हो जाएगा ना, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटू 9/4। इसको 9/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आंसर आ जाएगा। कौन सा आ गया, अच्छा पावर का ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है, पूरा क्लियर है, पावर का पूरा ध्यान रखना। देखो ये कितना होगा 9/4, ये वैसे सोचो ना, ये 5 निम 45, क्लियर। फिर आगे देखते हैं, इसने बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 to n is equal to 2 of helium ion is equal to हाइड्रोजन एटम कोरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब भाई हीलियम और हीलियम के का जो एनर्जी लेवल है ट्रांजिशन का हाइड्रोजन के इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों अगर सीधा अपन एनर्जी देखे ना, वैसे डेल्टा ई क्या होता था, ध्यान है ना आप लोगों को, 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन n2 स्क्वेयर। बच्चों जो गैप हाइड्रोजन में आएगा, हाइड्रोजन में वन रखने पे आ रहा है, मानते हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, सेम पे वो 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन के लिए वो 2 है n2, तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा 4। तो इसने किसका दे रखा है, ये तो हीलियम का दे रखा है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2 इससे डिवाइड करो, 2 और 1 आ गया ना, कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आ गया। तो ये पढ़ते हैं हम लोग ना, नेक्स्ट हो गया ना, क्लियर। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट, तो एनर्जी का एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का ना, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता था जमानो -13.6 अपॉन n का स्क्वायर। तो n की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे तो उसमें क्या आता है 13.6, क्या बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी, बच्चों एनर्जी की बात कर रहा है ये, कोई भी एनर्जी कौन सी नहीं हो सकती ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी पॉसिबल फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ना। तो हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, एन मिनिमम, एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करने पे ये तो कभी नहीं बन पाएगा ना, क्या बन पाएगा, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी में बन सकता, नहीं बन सकता ना। तो ये आंसर आ गया, आगे आगे समझ में, क्या बन सकता है, क्या नहीं, ये तो बन जाएगा जवानों ना, ये क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी बन जाएगा ना। विच ऑफ द पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, वैसे तो जवानों ये क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी वैसे हो सकती है तो ना, ये क्या हो सकती थी, काइनेटिक एनर्जी हो सकती थी ना फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की, ये सेकंड की पोटेंशियल एनर्जी हो सकता था, ये क्या हो सकता था, सेकंड की टोटल एनर्जी हो सकता था, ठीक है, और ये कुछ भी नहीं हो सकता, समझ रहे ना। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट, नहीं फर्स्ट नहीं आएगा, इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है जवानों ना, अगर एक्साइटेड स्टेट पूछ लिया ना तो फिर तो यही गलत आंसर है ना, एक्साइटेड स्टेट पूछ लिया इसने, क्या पूछ लिया, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है।
ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हीलियम आयन में क्या होगी, तो सीधा लगा सकते हैं ना हम लोग फॉर्मूला, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। अच्छा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू क्या हो जाती है, देखो क्या आंसर आ गया, 13.6 इंटू हीलियम आयन लिया इसने 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, वैसे देखो ना 13.6 डिवाइड बाय 9 कितना, 1.5 इंटू 4, 15 चौके 60, तो 6 के आसपास कौन सा आंसर आ गया, क्लियर क्या बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे ना, काफी पढ़ लिया हम लोगों ने अभी तक, ये काफी क्वेश्चन भी कर लिए ना। ठीक, थैंक यू बच्चों।